हेलो बच्चों, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास बीए पार्ट थर्ड के टीपू सुल्तान व आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक आपको मैंने भी बताया, टीपू सुल्तान व आंग्ल मैसूर युद्ध है। टीपू सुल्तान का जन्म हैदर अली के यहाँ पर 1749 में हुआ था। चूँकि ये एक टीपू मस्तान ओलिया के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए इसका नाम फ़तेह अली टीपू रखा गया था। किंतु यह इतिहास में टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टीपू को बचपन से ही अंग्रेजों व मराठों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण था कठोर था, और जब यह शासक बना उस समय दक्षिण भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति बहुत अधिक पेचीदा थी, क्योंकि उसके हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर के जो विरोधी थे प्रबल हो रहे थे। और इस स्थिति में टीपू के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह अन्य राज्यों से राजनीतिक संबंध स्थापित करके अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता, या विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने विरोधियों को ललकारता। टीपू एक कुशल सेना नायक था, इसीलिए उसने विस्तारवादी नीति को अपनाया। अब हम देखेंगे मराठा मैसूर युद्ध। मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। अब 1785 में टीपू ने नारगुंड व कित्तूर पर अधिकार कर लिया। ये जो प्रदेश थे मराठों के अधिकार में थे। इधर नाना फर्नांडिस भी चाहता था कि अंग्रेजों से उसे सहायता प्राप्त हो, लेकिन वह उसमें असफल रहा। और इसके पश्चात नाना ने निजाम की सहायता से बादामी व गजेंद्रगढ़ के दुर्गों को जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने मेलोट को पूना में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया और अपनी एक सेना पूना की ओर रवाना कर दी। तो टीपू को लगा कि अंग्रेज भी मराठों के विरुद्ध सहयोग करना चाह रहे हैं। तब उसने मराठों से संधि कर ली और दोनों पक्षों ने जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। टीपू से लिया जाने वाला जो खिराज था वह कम कर दिया और टीपू ने मराठा युद्धबंदियों को मुक्त कर दिया। तो ये था मराठा मैसूर युद्ध। अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या था। क्योंकि अपन ने पढ़ा कि टीपू एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और शुरू से ही वह अंग्रेजों से घृणा करता था, और वह विदेशी शक्तियों के सहयोग से अपनी शक्ति को संगठित करना चाहता था। और इसीलिए उसने अपने दो प्रतिनिधि मंडल भेजे, एक तो कुस्तुनतनिया भेजा और दूसरा उसने फ्रांस। लेकिन दोनों ही मिशन उसके असफल रहे, क्योंकि उस समय जब तुर्की का जो सुल्तान था रूस व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, वह अंग्रेजों की मैत्री पर निर्भर था। और फ्रांस ने भी इंग्लैंड को यह आश्वासन दे दिया था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा। मराठा मैसूर युद्ध से अगस्त 1786 में ब्रिटिश रेजिमेंट मेलेट ने मराठों को सैनिक सहायता का वचन दिया, किंतु सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस भारत आया। कॉर्नवालिस एक विस्तारवादी व्यक्ति था और वह टीपू से युद्ध करने का कोई ना कोई बहाना देखना चाहता था, और उसे ऐसे अवसर के उचित बहाना भी प्राप्त हो गया। इसीलिए उसने अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध निजाम को सहायता देने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि उसे उस समय टीपू के विरुद्ध अगर सैन्य सहायता नहीं देनी पड़ती। अब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया। 1773 पे कालीकट पे हैदर अली ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिससे कालीकोट और त्रावणकोर के बीच स्थित कोचिन पर उसका आधिपत्य बढ़ गया। कोचिन के क्षेत्र में एक जो 40 लंबी मील लाइन्स थी, वो एक सामरिक महत्व की थी। और इस पे जो दो मार्ग थे या दो दुर्ग थे, क्रांगनूर और आईकोट, ये डचों के नियंत्रण में था। और डचों ने क्या करा, इसे इन दोनों दुर्गों को त्रावणकोर से बेच दिया। चूँकि दुर्ग स्वयं टीपू खरीदना चाहता था, इसीलिए उसने क्रुद्ध होकर त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अभी त्रावणकोर का जो शासक था वह टीपू का मित्र था, और कॉर्नवालिस के लिए ये युद्ध का बहाना बन गया। अब 1 जून 1790 को उसने सबसे पहले कॉर्नवालिस ने क्या करा कि युद्ध आरंभ करने से पूर्व मराठा व निजाम से संधि करने का निर्णय किया।
और 1 जून 1790 को निजाम के साथ और 4 जुलाई 1790 के मराठों के साथ टीपू के विरुद्ध संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों ने अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया और ये कहा कि भाई जितने भी टीपू के भूभाग हमें मिलेंगे वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तो इस प्रकार कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध का निर्माण भी कर लिया। और 1790 में ट्रावणकोर पर आक्रमण का बहारा लेकर टीपू के विरुद्ध कॉर्नवालिस ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध का प्रारंभ तो कॉर्नवालिस ने जनरल केनी और मिडोस को अपने सेना के साथ भेजा, किंतु रास्ते में ही केली की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। कई बार कॉर्नवालिस को भी लगा कि हम युद्ध खो चुके हैं और हमारे शत्रु ने प्रतिष्ठा पा ली। वस्तुतः कॉर्नवालिस ने टीपू को अपनी आशा से अधिक शक्तिशाली पाया, इसीलिए 1791 के आरंभ में उसने मद्रास पहुंचकर टीपू के विरुद्ध सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। और कॉर्नवालिस ने 21 मार्च 1791 में बंगलोर पर भी अधिकार कर लिया और इसके पश्चात कॉर्नवालिस मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के बना और 31 मई 1791 को वह श्रीरंगपट्टनम पहुंच गया। ठीक है। इसके पश्चात बेंगलोर से लौट कर आने के बाद कॉर्नवालिस पुनः 12 महल की ओर बढ़ा और 19 अक्टूबर 1791 को उसने नंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इस तरह से अंग्रेजी सेना का अत्यधिक दबाव देखकर टीपू ने कॉर्नवालिस के पास अपना दूत भेजा और संधि कर ली। 23 मार्च 1792 को दोनों पक्षों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। किस किस के बीच में हुई थी? कौन था? समय कॉर्नवालिस था अंग्रेजों की तरफ से और इधर कौन था? टीपू। तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस या अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या संधि के अनुसार क्या हुआ? टीपू ने मैसूर राज्य का जो भूभाग था, आधा भूभाग अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। मालाबार, कुर्ग और 12 महल अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निज़ाम को और कृष्णा व तुंगभद्रा का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हो गया। टीपू ने हैदर अली के समय से पकड़े गए युद्धबंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देना स्वीकार कर लिया और अपने 2 जो पुत्र थे मुइजुद्दीन और अब्दुल खलीक, उनको अंग्रेज़ों के पास अमानत के रूप में रख दिया। तो ये था श्रीरंगपट्टनम की संधि का सारे श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है और संधि के अनुसार जो बातचीत हुई वो। अब इस युद्ध का क्या महत्व रहा कि इस युद्ध के बाद मैसूर राज्य की जो आर्थिक संपन्नता व सुरक्षा थी वो छिन भिन हो गई। सामरिक महत्व का क्षेत्र निकल जाने से मैसूर की प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था लगभग समाप्त सी हो गई और 30 लाख पाउंड की क्षतिपूर्ति तथा आधा राज्य देने से मैसूर की आर्थिक व्यवस्था बहुत अधिक अस्त व्यस्त हो गई और अब टीपू के लिए विशाल सेना का खर्च वहन करना असंभव हो गया। अतः मैसूर को अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता अब असंभव हो गई। तो ये थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के फलस्वरूप कुछ समय शांति तो अवश्य रही, किंतु स्थायी शांति के आसार अभी भी नहीं थे। यद्यपि टीपू ने परिस्थितिवश अंग्रेजों से संधि तो कर ली थी, किंतु उसके हृदय में अभी भी क्रोध की अग्नि धधक रही थी और वह इस अपमान को धोने का निरंतर प्रयास कर रहा था। तो ये था आंग्ल मैसूर युद्ध का विवरण। धन्यवाद।